ये देखिए इस बेल पे कितने ज़्यादा कद्दू लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कद्दू बहुत सारे और भी लग रहे हैं। ये आप इस पे देख सकते हैं। इस बेल पे बहुत ये कद्दू हैं। इसके अलावा ये कद्दू है ये जो कि अब तोड़ने के लायक है, और ऊपर भी इस पे बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। ये दिखा के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कामयाबी मुझे पहली बार में नसीब नहीं हुई थी। और मैंने भी बिगिनर्स की तरह जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी ये गर्मियों की बेलें लगाने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। और बाज़ औक़ात तो बहुत मायूसी भी होती थी कि कुछ कामयाबी से ये सब्ज़ी लगती नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ तजुर्बात शेयर करूंगी कि अगर हम घरों में ये सब्ज़ियां लगाते हैं और कुदरती तरीक़ों से लगाते हैं तो हम किस तरह से कामयाबी से बहुत भरपूर पैदावार ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गोल कद्दू के साथ ही लौकी की यानी लंबे कद्दू की बेलें भी लगाई हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं कि लौकी भी किस कदर अच्छी हुई है। तो मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में बनाऊंगी। पहले हिस्से में तो मैं अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसको पौधे को उगाती किस तरह हूँ और इसके लिए दूसरे क्या इक़दामात उठाती हूँ। और दूसरी वीडियो में मैं उन मसाइल पे बात करूँगी कि जो कद्दू के लगने में यानी कि सब्ज़ी के होने में रुकावट डालते हैं, या कद्दू को जो इन बेलों को बीमारियां या इन पे दूसरे किस्म का कीड़े मकोड़ों के हमले होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अब मैं इस कामयाबी के साथ ये सब्ज़ी उगा पाती हूँ। सबसे पहले तो जब हम बीज लगाने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि ये बेलदार सब्जियों के पौधे बहुत लंबे चौड़े और फैले हुए होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक ही बेल है और ये किस कदर फैली हुई है। तो ये हमारे सोचने की बात है कि जब एक पौधा इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है और उससे हम बीसियों कद्दू या दूसरी बेलदार सब्जियां तोड़ना चाहते हैं, तो फिर ये है कि हमें उस पौधे की ज़रूरियात के मुताबिक, उसकी जसामत के मुताबिक, उसके फैलाव के मुताबिक हमें उसको खुराक भी देने की ज़रूरत है। तो सब तजुर्बे से सीखा है वो ये है कि जब क्यारी में हम ज़मीन तैयार करते हैं तो उसमें कंपोस्ट या फार्म या मैन्योर की कम से कम 2 इंच मोटी तह बिछाएं और उसके बाद उसे मट्टी में मिक्स करें। और उसके बाद भी आपको पौधा जब बढ़ता है और जब उस पे फूल आने लगते हैं तो हमें ख़ास तौर से ये ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम हर हफ्ते किसी न किसी शक्ल में न्यूट्रिएंट्स का इजाफ़ा करते रहें। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार
पौधों की जड़ों में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालती हूँ। और दूसरा ये है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, मतलब कंपोस्ट को पानी में भिगो के उस पानी को छान के तो उसका स्प्रे पौधों के ऊपर भी करती हूँ, ताकि पौधों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत मुहैया रहे। तो सबसे पहली तो ये बात है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रात भर बारिश होती रही है और इस वक्त भी बादल गरज रहे हैं और बूंदाबांदी हो रही है। थोड़ी देर पहले बहुत शदीद बारिश हुई थी। अब जुलाई और अगस्त का महीना आएगा जब बरसात शुरू हो जाएगी, मानसून अपने ज़ोरों पे होगी, तो बेलदार सब्जियों के लिए मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। इस साल बारिशें बहुत गैर मुतवक्के हैं और अभी मई के महीने में भी बारिशें इस तरह हो रही हैं जैसे कोई मानसून शुरू हो गया हो। तो जब बारिश होती है और बेलें ज़मीन पे पड़ी हुई होती हैं तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं उनके पत्ते, और उन्हें किस्म किस्म की बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि होम गार्डनर ने बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाए हुए होते, तो जब बेलें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं तो बहुत परेशानी की बात हो जाती है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बेलदार सब्जियों को हमें ट्रेलिसिस पे लगाना चाहिए और वर्टिकली लगाना चाहिए, बजाय इसके कि वो ज़मीन के ऊपर फैल जाएं। उनको हमें ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए। उससे एक तो फ़ायदा ये है कि उनका मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ उस तरह का राब्ता नहीं होता जैसे कि ज़मीन से पड़ी हुई बेलों का होता है, और बीमारियां फैलने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। लाहौर शहर में, पंजाब के बेशतर हिस्सों में बहुत शदीद गर्मी हो जाती है और दर्जा हरारत 40 से ऊपर 45, 40, 47 तक भी चला जाता है, और बाज़ औक़ात तो दर्जा हरारत 50 के आसपास भी पहुंच जाता है। तो ऐसी सूरत में पौधों का रिएक्शन ये होता है कि वो उनमें फूल बनने रुक जाते हैं उस अरसे के लिए, और फल लगना भी ज़ाहिर है कि रुक जाता है। उसका एक इलाज जो कि मुझे काफ़ी कामयाब लगा है वो ये है कि पौधों के नीचे बहुत अच्छी तरह से मल्चिंग की जाए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने इन पौधों के नीचे ये कद्दू की बेलें हैं, उसके अलावा मैंने खीरा और हलवा कद्दू की बेलें भी यहाँ पे लगाई हुई हैं, और आप ये देखेंगे कि नीचे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ मैंने राइस हस्क, ये जो जब हम मूंजी चढ़वाते हैं, चावल निकलता है तो उसका जो छिलका होता है वो मैंने इसमें बहुत कोई 3-3, 4-4 इंच मोटी तय इसमें जमाई हुई है। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ज़मीन का, मिट्टी के टेम्परेचर बहुत अहमियत रखता है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पौधे बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक इसका फ़ायदा मल्चिंग का ये भी है कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो फिर जड़ी बूटियाँ नहीं उगती हैं। तो
تیسری بات یہ ہے کہ موئسچر بہت تیزی سے جو پانی ہم دیتے ہیں وہ پانی بہت تیزی سے بخارات بن کے نہیں اڑتا اور پودے کی جڑوں کو اچھا پانی نمی ملی رہتی ہے. تو جب جڑیں پودے کی اچھی حالت میں ہیں تو پودے بھی اچھی طرح سے فلرش کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ میں جب ملچنگ کی بات کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیلیں نہ صرف ان کو غذائی اجزاء وافر مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں تاکہ یہ پھل پھول سکیں اور ہمیں کھانے کو سبزیاں مہیا کر سکیں، بلکہ ان کو پانی بھی اچھا خاصا چاہیے. تو پانی دینے کے لیے میرا تجربہ یہ ہے کہ پانی روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دینے کی بجائے آپ کو 2 3 4 دن کے اپنی زمین کے مطابق وقفے سے بھر کے پانی دینا چاہیے تاکہ وہ پانی نیچے جائے، جڑوں تک گہرائی میں جائے اور پودا اس سے فائدہ حاصل کر سکے. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں کام کی لگی ہوں گی. یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں میرے اپنے تجربات سے مجھے معلوم ہوئی ہیں اور میں نے سوچا کیونکہ میں بنیادی طور پہ تعلیم کے کام سے وابستہ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ خوراک اگانا اور انسانی صحت اور ماحول اس کو ہماری تعلیم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، اور اسی کوشش میں اسی تلاش میں نے یہ سب کچھ خود سیکھا ہے.